हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। जैसा कि हम लोग इतिहास को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट क्लास मेरा स्ट्रेटजी प्लस इंट्रोडक्शन करके था। उसके बाद सेकेंड क्लास लेक्चर 1 करके पाषाण काल, और उसके बाद लेक्चर 2 करके तीसरा क्लास जो है हड़प्पा सभ्यता, जो आज ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते थे। हड़प्पा सभ्यता में हम लोग प्रमुख स्थल पढ़ चुके थे। हड़प्पा सभ्यता में हम लोग प्रमुख स्थल पढ़ चुके थे। प्रमुख स्थल में हड़प्पा पढ़े थे, मोहनजोदड़ो पढ़े थे, कालीबंगा, लोथल, वनावली, चंदहुदड़ो, बहुत सारे प्रमुख स्थल पढ़े थे, जिसका खोज पॉइंट हम लोग नोट किए थे। खोज जैसा कि हम PDF प्रोवाइड कर देंगे कि किस तरह से आपको लिखना है, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है कि किस काल में खोज हुआ, कैसे और कौन किया था खोज, उसके बाद कौन किए थे और कब किए थे, किस नदी के किनारे थे, मतलब और साक्ष्य, ये सारा पॉइंट जो हम लिखा चुके थे। हड़प्पा का खोज और कब हुआ था और कौन किए थे और किस नदी के किनारे था, और वहाँ से साक्ष्य की क्या क्या प्राप्ति मिला है, जो ये सब पॉइंट हम लिखा चुके हैं और हम नोट प्रोवाइड कर देंगे। और इसी से यही पॉइंट से मेंस लिखेंगे। यही पॉइंट से आज हम हड़प्पा का राजनीतिक विस्तार, ये भी हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन मेंस लिखने का तरीका बता रहे हैं। हड़प्पा का राजनीतिक विस्तार, हड़प्पा का राजनीतिक विस्तार, हड़प्पा का राजनीतिक विस्तार, जो कि हम डायग्राम के द्वारा समझे थे। और आप लोग जानते होंगे, सबसे ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, जो भी है। और इसकी लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई 1600 था, 1600 किलोमीटर। इधर 1400 किलोमीटर। ये मांड, जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी, और दायमाबाद, परवरा नदी, महाराष्ट्र, दायमाबाद, महाराष्ट्र। यूपी, आलमगीरपुर यूपी में जो है, और ये हिंडन नदी के किनारे है। और सुतकांगे डोर जो कि बलूचिस्तान में है, है। और ये दास्क नदी। तो हड़प्पा का राजनीतिक विस्तार यही डायग्राम से हम मेंस लिखेंगे। जैसे हड़प्पा का राजनीतिक विस्तार हुआ, तो हड़प्पा का राजनीतिक विस्तार में हम लोग लिखेंगे पॉइंट। यहाँ जैसे ये आ गया क्वेश्चन, और यहाँ पॉइंट बनाकर हम लोग लिखेंगे हड़प्पा का राजनीतिक विस्तार पूर्व से लेकर पश्चिम तक 1600 किलोमीटर लंबाई है, जो पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगे डोर, बलूचिस्तान, दास नदी के जो कि किनारे बसा हुआ। उसके बाद तथा उत्तर से लेकर दक्षिण में, उत्तर में मांड जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दायमाबाद, महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। उसके बाद लिखेंगे इसका आकार, राजनीतिक विस्तार में ही लिखेंगे इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसका आकार त्रिभुजाकार है, और ये लगभग 1300 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यही सब पॉइंट, जैसे इसका आकार त्रिभुजाकार है, तो यही पॉइंट मेंस में भी लिखना है। क्वेश्चन आएगा मेंस में, हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक विस्तार की चर्चा करें, तो यही लिखना है। उत्तर में मान से लेकर दक्षिण दायमाबाद तक, और पूरब में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम बलूचिस्तान।
और इसका आकार त्रिभुजाकार है और ये लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ से हमें 6 बड़े नगर की प्राप्ति हुई, जो कि हम पढ़ चुके हैं। बड़े नगर में आएगा जैसे हड़प्पा, यहाँ से 6 बड़े नगर की प्राप्ति हुई है। 6 बड़े नगर, ये पॉइंट 6 बड़े नगर की प्राप्ति हुई है। 6 बड़े नगर की प्राप्ति हुई है। एक हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदारो, हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी खोज किया था इसका। और मोहनजोदड़ो 1922 में राखाल दास बनर्जी। तीसरा लोथल, कालीबंगा, चौथा। पचमा बनावली, छठा चनहुदरो। तो ये 6 बड़े नगर जो हड़प्पा सभ्यता से 6 बड़े नगर की दर्जा जो मिला है वो ये है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, बनावली जो है हरियाणा में है और चनहुदरो सिंध में। बनावली हरियाणा में, चनहुदरो सिंध में। तो ये 6 प्रमुख बड़े नगर की हड़प्पा सभ्यता में खोज हुई थी। खोज तो बहुत सारे प्रमुख स्थल हुआ था, जैसे कि हम आगे अगला वीडियो में लिखा चुके हैं। और ये जो प्रमुख स्थल है 6 बड़े नगर, देख रहे हैं बड़े नगर, जैसे दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बेंगलुरु या कर्नाटक जो भी बोल सकते हैं, वो सब बड़े नगर की दर्जा प्राप्त किया हुआ। तो इसी तरह ये भी 6 बड़े नगर जो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुआ। बोल रहे हैं ना, आज जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं उसी तरह उस टाइम मनुष्य जी रहा था, वही चीज़ हम पढ़ेंगे हम लोग, और आगे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्वक चर्चा करें, ये पॉइंट था। और ये 4 पॉइंट हम लिख चुके हैं। इसका राजनीतिक विस्तार, आकार और कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ था, और 6 बड़े नगर। और फिर ये अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, पाकिस्तान से लगभग 475 स्थल की खोज हुई। पहले हम लोग एक ही थे, अब टूट जाने के बाद, अलग हो जाने के बाद वहाँ कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और कुछ हिस्सा इंडिया में रहा। तो वहाँ से लगभग 475 स्थल की प्राप्ति हुई। तथा अफगानिस्तान से 2 स्थल, हड़प्पा सभ्यता का 2 स्थल अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से लगभग 475, समझ रहे हैं। पाकिस्तान से 475 और अफगानिस्तान से लगभग 2 स्थल प्राप्त हुआ। भारत में 925 स्थल प्राप्त हुए। भारत से 925 स्थल प्राप्त हुए। तो हड़प्पा सभ्यता का इतना पॉइंट लिखना है। हड़प्पा सभ्यता का जो है राजनीतिक पूर्वक विस्तार करें या चर्चा करें तो इतना पॉइंट लिखना है आप लोगों को। तो अब हम लोग राजनीतिक विस्तार पढ़ लिए, अब हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, कल के वीडियो में हम लोग प्रमुख स्थल पढ़े थे और हड़प्पा सभ्यता किस काल के अंतर्गत आता है, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वही पढ़े थे। तो इसका राजनीतिक विस्तार, आज देखिए क्या क्या पॉइंट पढ़ने वाले, इसमें हम लोग टिक लगाते हैं। राजनीतिक विस्तार, हड़प्पा का राजनीतिक विस्तार, हड़प्पा राजनीतिक विस्तार, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा की प्रमुख विशेषताएं। हड़प्पा की प्रमुख विशेषताएं, तो हड़प्पा की बहुत सारी विशेषताएं थी। जैसे हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषताएं में नगर निर्माण होगा,
नगर निर्माण की विशेषताएं, नगर निर्माण की विशेषताएं। नगर निर्माण जैसे आज के डेट में बड़ा बड़ा सिटी बसाया जा रहा है, उस टाइम में भी बड़े बड़े शहर जो है नगर निर्माण की विशेषताएं के अंतर्गत आता है, इसलिए नगर निर्माण की विशेषताएं वहाँ प्रमुख थी। विशेषताएं बहुत थी, लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख विशेषताएं नगर निर्माण थी। और हड़प्पा सभ्यता की जो है घर के दरवाजा आगे की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलती थी। हड़प्पा सभ्यता की घर की दरवाजा और खिड़की दोनों आगे की ओर ना खुलकर यानी सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलती थी। समझ रहे होंगे। आज के टाइम में सभी लोग रोड के किनारे बसते हैं और सभी लोग रोड के आगे ही अपना खिड़की दरवाजा जो भी है आगे की ओर रखते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं था। वो लोग उस टाइम आगे की ओर ना खोलकर पीछे की ओर दरवाजा खोलते थे या खिड़की खोलते थे। तो ये भी विशेषताएं थी। इनका विशेषताएं देख रहे हैं। नगर निर्माण था, नगर निर्माण में घर की दरवाजा और खिड़की आगे की ओर ना खोलकर पीछे की ओर खोलती थी। और प्रमुख विशेषताएं इनका, जैसे प्रमुख विशेषताएं में इसका जैसे नगर, आज का नगर जो है जैसे मन तैसे बसा हुआ है, लेकिन उस टाइम था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उस टाइम की घर जो है इस ढंग से बना हुआ था कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जिससे स्वतः ही सड़क या गली साफ हो जाती थी। जैसे 90 डिग्री पर समकोण पर यानी 90 डिग्री पर काटती थी, जिससे स्वतः सड़क और गली साफ हो जाती थी। हवा थोड़ा सा भी चलने के बाद वहाँ का सारा कचरा जो है वहाँ से क्लीन हो जाता था। इसलिए वहाँ की एक प्रमुख विशेषता है। देख रहे हैं आज के डेट में और उस टाइम के डेट में, उस टाइम में भी बहुत विकसित, मानिए या विकसित या विकासशील जो भी बोलिए, लेकिन बहुत सारा कार्य उस टाइम में भी ऐसा था जो कि आज के डेट में देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं यह भी थी कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया था, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। वही पॉइंट यहाँ सिर्फ जोड़ना है, समझे ना। हड़प्पा को 2 भागों में बांटा गया था, 2 भागों में बांटा गया था। एक दुर्ग और दूसरा रिहायशी इलाका। रिहायशी में जनसाधारण लोग निवास करते थे और दुर्ग में शासक वर्ग के लोग। दुर्ग ऊंचे टीले पर निवास करते थे और ये निचली हिस्से पर। तो आप समझ चुके होंगे, ये हम आगे अगला वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो ये 2 भागों में बांटा गया था। और यही सब विशेषताओं में से एक विशेषता और थी जो कि उन्नत जल प्रबंधन। सबसे बड़ी विशेषता यही थी। आज के डेट में भी जल प्रबंधन की कई सारे योजनाएं सरकार कर रही है, लेकिन उस टाइम में भी उन्नत जल प्रबंधन की विशेषताएं थी। उन्नत जल प्रबंधन की विशेषताएं थी। जैसा कि आज के डेट में भी सरकार बहुत सारे जो है योजना बना रहा है कि जल प्रबंधन, जल को बर्बाद ना करे, ऐसे ना करे। इसलिए उस टाइम में भी जल प्रबंधन की व्यवस्था थी और बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। ऐसा नहीं कि आज के डेट में जैसा हो रहा है। आज पानी के लिए बहुत लोग जो है और बहुत सारा
योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं है। मेरा गांव में नल जल जो है वार्ड नंबर 13 है और 14 है, दोनों जगह मतलब दोनों जगह जो कह सकते हैं कि एक एक बूंद भी पानी नल जल से एक महीना भी सही से प्राप्त नहीं हो पाया था, और लगभग 10 से 15 दिनों में। और हम लोग का भी गलती है, जहाँ तहाँ काट देते हैं पाइप, पानी नहीं आ रहा है तो वहीं पाइप काट के फिर से वहीं यूज के लिए रख लेते हैं। तो इसलिए हम लोग का भी गलती है और सरकार की भी गलती है कि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आज के डेट में जल की बहुत बड़ी समस्या है, और उस टाइम में भी जल की समस्या होने के कारण जल प्रबंधन की विशेषताएं रखी गई थी। और वहाँ की सबसे बड़ी विशेषताएं यह भी थी कि हड़प्पा का नली जो है ढक कर रखता था। हड़प्पा का नली ढक कर रखता था ताकि स्वच्छ रहे। हड़प्पा का नली ढक कर रखता था ताकि स्वच्छ रहे। तो यही सारे विशेषता, वहाँ के लोग व्यापार में भी बहुत अग्रसर थे, जो कि अगला हम उसका आर्थिक विशेषताएं पढ़ेंगे, उसमें हम बताएंगे। और तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे भवन निर्माण। जैसे आज की डेट में सब लोग बड़ी बड़ी इमारतें बना रही है और बड़ी बड़ी फैसिलिटी के साथ रहना पसंद करते हैं, उसी तरह वहाँ उस टाइम के भी लोग अच्छे इमारत और अच्छे फैसिलिटी के साथ रहना वो लोग भी पसंद करते थे। तो अगला पॉइंट हम भवन निर्माण लिखेंगे। तो ये हो गया प्रमुख विशेषताएं, हड़प्पा की प्रमुख विशेषताएं। माप तोल भी थी हड़प्पा की प्रमुख विशेषताएं। जितना पॉइंट आपका माइंड में आएगा सब आपको पॉइंट वहाँ ऐसे ऐसे मत बनाना है, सिर्फ लिखते जाना है। मेंस का यही रूल है कि सिर्फ लिखते जाना है, और इस तरह से याद रखने का ये पॉइंट बाय पॉइंट। उन्नत जल प्रबंधन था, वहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, वहाँ की दरवाज़ा पीछे की ओर खुलती थी, आगे की ओर नहीं खुलती थी। बस इतना पॉइंट जो है माइंड में सेट रखिएगा, बस लिखते जाना है। मेंस के लिए टेंशन ही नहीं लेना है। तो भवन निर्माण पढ़ेंगे अब हम लोग। भवन निर्माण हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण की भी बहुत सारी विशेषताएं थी। जैसे आज के टाइम हम लोग पक्की ईंट का उपयोग करते हैं, उसी तरह उस टाइम में भी पक्की ईंट का उपयोग करते थे। भवन निर्माण के लिए पक्की ईंट का प्रयोग करते थे। पक्की ईंट का प्रयोग करते थे। भवन निर्माण के साक्ष्य के रूप में अन्नागार और स्नानागार, जो कि हम दोनों पहले भी पढ़ा चुके हैं। हम ये लोग एक जगह कर रहे हैं, जैसे भवन निर्माण कर दिए, प्रमुख विशेषताएं कर दिए, राजनीतिक विस्तार कर दिए। जैसे प्रमुख स्थल सभी एक जगह पढ़ा दिए थे, उसी तरह अभी भवन निर्माण एक जगह पढ़ा देंगे, प्रमुख विशेषताएं एक जगह पढ़ा देंगे, राजनीतिक विस्तार एक जगह पढ़ा देंगे, आर्थिक विशेषताएं एक जगह पढ़ा देंगे। बस एक जगह करके पढ़ा रहे हैं, इसलिए बस आगे ही सब पढ़ा चुके हैं, आप लोग भी पढ़ चुके होंगे। अगला वीडियो देख लीजिएगा। और नोट्स किस तरह बना हुआ है मेंस के अनुसार नोट्स मेरा है, समझे ना। बस ये सब पॉइंट याद रहेगा माइंड में, आपको बस बनाते जाना है, इस तरह से पढ़ना है, समझे ना, कि दोनों क्लियर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप भी और सब्जेक्टिव टाइप भी। इसलिए अन्नागार और स्नानागार ये दोनों जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये दोनों जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। बार बार आ रहा है मोहनजोदड़ो 1922 में राखाल दास बनर्जी, खोज इसकी राखाल दास बनर्जी। और स्नानागार की लंबाई और चौड़ाई भी बता दिए थे। अब अन्नागार की लंबाई और चौड़ाई लिख लीजिएगा। अन्नागार की लंबाई और चौड़ाई। अन्नागार की लंबाई और चौड़ाई। अन्नागार की लंबाई लगभग जो है, अन्नागार की लंबाई लगभग 45 मीटर, लंबाई 45 मीटर होगा, और चौड़ाई लगभग 15 मीटर। तो अन्नागार की लंबाई ये याद नहीं रखिएगा, लेकिन फिर भी चलेगा। लेकिन ये दोनों मेन पॉइंट लिखना है मेंस में, समझे ना। अगर स्मॉल पॉइंट याद रखते हैं तो और अच्छी बात है। अन्नागार की लंबाई और चौड़ाई। तो भवन निर्माण की और बहुत सारी विशेषताएं थे, लेकिन मुख्य रूप से अन्नागार और स्नानागार जो दो प्रमुख है वो हम लिखा दिए हैं। इसलिए
अब भवन निर्माण में बहुत सारा चीज आ जाएगा, लेकिन पढ़ना इतना ही है। तो भवन निर्माण के बारे में हम लोग पढ़े। अब अगला पॉइंट, आर्थिक विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक विशेषताएं क्या थी? जैसे आज के डेट में बजट हो गया है, उसी तरह वहाँ की आर्थिक विशेषताएं क्या थी, किस चीज़ से आय का स्रोत प्राप्त होता था। तो आर्थिक विशेषताएं, चौथा पॉइंट नोट कर लेंगे हम लोग। आर्थिक विशेषताएं, हड़प्पा की आर्थिक विशेषताएं। ठीक है। आर्थिक विशेषताएं, इसमें भी पॉइंट बनाकर लिखना है। जैसे अभी आज के दिन में हम लोग के आर्थिक स्थिति जो मजबूत होती है कृषि क्षेत्र से होती है हम लोग का, और बाकी तो बड़े बड़े लोग का उद्यम क्षेत्र से होता है, उसका बात हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग का जो है कृषि क्षेत्र से होता है। तो इसलिए उस टाइम में भी ज़्यादातर लोग कृषि जो है उस टाइम में कृषि बहुत सारे लोग करते थे, इसलिए वहाँ व्यापार भी होता था। ऐसा बात नहीं है सिर्फ कृषि ही होता था, लेकिन कृषि जो है महत्वपूर्ण स्रोत था आय का, इसलिए कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि कार्य के लिए कौन सा औजार का उपयोग करते थे? तो कांसे का औजार तथा पत्थर का औजार। जैसे हम लोग अभी कुदाल और हल का उपयोग करते हैं लोहे का, उस टाइम कांसे का औजार कांस का औजार तथा पत्थर का। मिट्टी की खुदाई करने के लिए कांस की औजार तथा पत्थर का औजार का उपयोग करते थे। और हड़प्पा सभ्यता को सिंडन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंडन सभ्यता यूनानी लोग किए थे हड़प्पा से, क्योंकि यहाँ सर्वप्रथम कपास की खेती किया गया था। क्योंकि सर्वप्रथम कपास की खेती किया, इसलिए यूनानी लोग इसे सिंडन सभ्यता भी कहते हैं। सिंडन सभ्यता कहते हैं। और कृषि का साक्ष्य तो प्राप्त हुआ ही है। तो कृषि में प्रमुख फसल गेहूं और जौ था। कृषि का प्रमुख फसल गेहूं और जौ था। और इसके गेहूं और जौ प्रमुख फसल था, और इसके अलावा बहुत सारा कृषि का फसल के रूप में साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जैसे चावल, सरसों, राई, तिल, तरबूज। तो गेहूं और जौ के अलावा चावल, सरसों, तिल और बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो जैसे कि चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला? रंगपुर तथा लोथल, दोनों जगह से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो गेहूं और जौ के अलावा चावल, जो कि रंगपुर तथा लोथल से भी प्राप्त हुआ है। और यहाँ के लोग शहद का भी उपयोग करते थे। शहद का उपयोग करते थे। लोथल तथा रंगपुर से चावल का साक्ष्य और शहद का भी उपयोग करते थे। और यहाँ इस टाइम में यातायात का भी विकास हो गया था। जहाँ दो पहियों वाला बैलगाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दो पहियों वाला बैलगाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और इस काल में बर्तन
इस काल में बर्तन जो है मिट्टी का बर्तन होता था। इस काल में एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए, लाल रंग का मिट्टी का बर्तन का उपयोग करते थे। तो हड़प्पा की आर्थिक विशेषताएं क्या थी? तो कृषि जो है कांसे की औजार तथा पत्थरों के औजार के रूप में प्रयोग करते थे। मिट्टी खुदाई करने के लिए कांसे की तथा पत्थर के औजार का उपयोग करते थे। इस काल में लाल रंग की मिट्टी का बर्तन का उपयोग करते थे। सर्वप्रथम कपास की खेती यहीं से साक्ष्य मिला है, इसलिए इसे सिंधन सभ्यता यूनानी लोग कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधन सभ्यता किसने कहा था? तो यूनानी लोग ने। यहाँ से जो है गेहूं और जौ की सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। उसके बाद चावल जो कि रंगपुर तथा लोथल से प्राप्त हुआ है। सरसों, तिल, तरबूज ये सारे उपयोग करते थे। शहद का भी उपयोग करते थे। और यातायात, इस टाइम में यातायात का विकास हो चुका था, जहाँ से दो पहियों वाली बैलगाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग नोट करेंगे। आर्थिक विशेषताएं हम लोग पढ़ ली हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग पशुपालन पढ़ें। पशुपालन हड़प्पा सभ्यता में सभी विशेषताएं में से एक विशेषताएं पशुपालन भी थी। जैसे आज के डेट में कृषि तथा पशुपालन दोनों करते हैं साथ में, उसी तरह हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। तो पशुपालन इस काल का प्रमुख आर्थिक आधार भी था। प्रमुख आधार कृषि भी था और साथ में पशुपालन भी था। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख आधार पशुपालन भी था। यहाँ से पशु के कई सारे साक्ष्य मिले हैं। जैसे कुंवड़ वाला बैल, हम लोग के भी यहाँ था कुंवड़ वाला बैल। हम लोग का भी खेती कुंवड़ वाला बैल से हुआ। आज के डेट में ट्रैक्टर बहुत सारे निकल जाने के कारण अब धीरे धीरे ये लुप्त हो चुका है। कुंवड़ वाला बैल लुप्त हो गया। तो कुंवड़ वाला बैल था, भैंस था। कुंवड़ वाला बैल तथा भैंस, बकरी, अभी हम लोग भी बकरी पालते हैं। कुत्ता अभी हम लोग भी पालते हैं, वो लोग भी पालते थे। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उस टाइम में भी बहुत सारे लोग बहुत विकसित थे माना जाए तो। बकरी, कुत्ता हो गया, गधा, पशु के ये सारे साक्ष्य प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता से। और उसके बाद ये 2 पॉइंट पशुपालन में हम लोग पढ़ लेंगे। और अगला पॉइंट हम लोग मोहर हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारा मिला है। तो मोहर के बारे में अगला पॉइंट हम नोट करेंगे। मोहर सभी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक जगह कर देंगे। जैसे राजनीतिक विस्तार हो गया, प्रमुख विशेषताएं हो गया, पशुपालन हो गया, आर्थिक विशेषताएं हो गया, मोहर हो गया, सभी एक जगह करने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में 250 से ज़्यादा मोहरे प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में 250 प्लस मोहर प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता से 250 से ज़्यादा मोहरे प्राप्त हुआ है, जो कि मोहरे की आकार था इस प्रकार था, आयताकार प्लस वर्गाकार दोनों था, आयताकार तथा वर्गाकार। तो 250 मोहर से अधिक प्राप्त हुआ है, जो कि आयताकार तथा वर्गाकार दोनों था। और यहाँ की अधिकांश मोहरें थी, जो हड़प्पा की अधिकांश मोहरें सेलखड़ी से निर्मित थी। तो हड़प्पा का मोहर 250 से प्लस मिला है और सेलखड़ी से निर्मित थी। इसकी आकार जो था वर्गाकार तथा आयताकार। और यहाँ की मोहरे पर चित्र जो प्राप्त हुआ है, मोहर पर चित्र जो मिला है, तो एक श्रृंगी पशु के
सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ। एक श्रृंगी पशु के सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है। मुहर पर सर्वाधिक चित्र जो मिला है एक श्रृंगी वाले पशु का सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है। और शिव की चित्र भी जो है, शिव का चित्र, मुहर पर शिव का चित्र, एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए, मुहर के चित्र पर शिव का चित्र भी अंकित था। शिव जो भगवान शिव है, शिव का चित्र भी अंकित था। तो देख रहे होंगे मुहर में बस यही 4 पॉइंट लिखना है। सब एक जगह कर रहे हैं, इसलिए हम सबको अलग अलग इस प्रकार लिखवा रहे हैं। 250 से प्लस मुहर, हड़प्पा सभ्यता में कितने मुहर की प्राप्ति हुआ है? तो 250 लगभग समथिंग, इसी अकॉर्डिंग में आंसर रहेगा। और शैलखड़ी से निर्मित था, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका मुहर का आकार था आयताकार प्लस वर्गाकार। इस पर एक श्रृंगी के पशु का सर्वाधिक चित्र मिला है और मुहर पर चित्र शिव का चित्र भी अंकित है। तो मुहर हड़प्पा सभ्यता का अब हम लोग लिपि पढ़ेंगे। तो यहाँ ऐड कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का लिपि। हड़प्पा सभ्यता का लिपि तो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता 1853 ईस्वी में सिंधु लिपि का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में 1853 ईस्वी में सिंधु लिपि का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में सिंधु लिपि का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, जो अभी तक पढ़ा नहीं गया। इसलिए ना ऐतिहासिक काल कहते हैं हम इसको, कि लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों प्राप्त था, परंतु लिखित साक्ष्य अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए ऐतिहासिक आधा अधूरा रह गया। इसलिए ऐतिहासिक काल का अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता आता है, जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, तो 1853 में सर्वप्रथम सिंधु लिपि का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, लेकिन 1923 ईस्वी में पूर्ण रूप से प्रचलित हो गया था। हड़प्पा सभ्यता का लिपि 1923 ईस्वी में पूर्ण रूप से प्रचलित हुआ था। इस सभ्यता का लिपि जो है चित्राक्षर था। इस सभ्यता का लिपि जो था चित्राक्षर था। चित्राक्षर को ही बाउस फेंडम, इसी को बाउस फेंडम कहते हैं। बाउस फेंडम का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है दाएं से बाएं, मतलब दाएं से बाएं और बाएं पुनः जो है बाएं से दाएं लिखा जाता था। जैसे देखिए हम लोग इस तरह लिखते हैं, नहीं उस टाइम इस तरह नहीं था, इस तरह दाएं से बाएं आया, फिर पुनः यहाँ से बाएं से दाएं, इस तरह लिखते थे। हम लोग इस तरह लिखते हैं बाएं से दाएं अभी, लेकिन वो लोग दाएं से बाएं आता था, फिर बाएं से पुनः दाएं जाता था। इसी को बाउस फेंडम कहते हैं। चित्राक्षर या बाउस फेंडम एक ही था। इसका अर्थ होता है दाएं से बाएं और पुनः बाएं से दाएं। और अगला पॉइंट लिखिएगा, यहाँ की इस सभ्यता का लिपि जो है शैलखड़ी निर्मित मुहर पर प्राप्त हुआ है। इस सभ्यता का लिपि जो है शैलखड़ी निर्मित मुहर, जो कि आयताकार मुहर था। शैलखड़ी निर्मित आयताकार मुहर पर इसका लिपि 250 से 400
400 शब्द का प्रयोग हुआ है, 400 शब्द का प्रयोग हुआ। तो समझ चुके होंगे कि इसका जो चित्राक्षर लिपि है शलखड़ी मुहर आयताकार के रूप में मिला है, जिसमें 250 से 400 शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो साक्ष्य है चित्राक्षर का, उसी को बाउस्फेंडम कहते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, चित्राक्षर तथा बाउस्फेंडम दोनों एक ही है। तो हड़प्पा सभ्यता का लिपि पढ़नी है। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य। जैसे हड़प्पा सभ्यता में कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ और कृषि होता भी था, आज के डेट में भी कृषि होता है, उसी तरह आज के डेट में व्यापार और वाणिज्य दोनों ही होता है। उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में भी व्यापार और वाणिज्य होता था। यहाँ का लोग व्यापार में काफ़ी समृद्ध थे। यहाँ के लोग जो है व्यापार में काफ़ी समृद्ध थे। कृषि तो होता ही था, लेकिन यहाँ के लोग व्यापार में भी काफ़ी समृद्ध थे। समृद्ध यानी परिपूर्ण थे। यहाँ जैसे आज के डेट में इंडिया, चीन या रूस, अमेरिका, मतलब ऑल कंट्री, जैसे ये भारत हो गया और ऑल कंट्रीज के साथ व्यापार होता है, उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में भी देश विदेश से भी व्यापार होता था। देश विदेश से भी व्यापार होता था। देश तथा विदेश दोनों जगह से व्यापार होता था। जैसे आज के डेट में ऑल कंट्री के साथ व्यापार हम लोग करते हैं, उसी तरह सिंधु सभ्यता के लोग भी अपने देश में तथा अपने पड़ोसी देश में भी व्यापार करते थे। ये लोग लोहा से परिचित नहीं थे, परंतु कांसे से परिचित थे। जैसा कि हम लोग बता चुके हैं अगला में कि कांसे के औजार का प्रयोग करते थे तथा पत्थर का औजार का प्रयोग करते थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया। परिचित नहीं थे, लोहे की ज्ञान इन्हें प्राप्त नहीं हुई थी। और हालांकि लोहे से तो परिचित नहीं थे, हालांकि चांदी के साक्ष्य मिला है, वहाँ से चांदी का साक्ष्य भी मिला है और कांसे की साक्ष्य भी मिला है। हालांकि चांदी का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है, चांदी का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है, समझे ना। तो ये व्यापार में काफ़ी समृद्ध थे, देश तथा विदेश दोनों जगह व्यापार करते थे। लोहे से परिचित नहीं थे और चांदी का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। लोहे से लोग परिचित नहीं थे। बस ये 4 पॉइंट हड़प्पा सभ्यता की व्यापार वाणिज्य के लिए। अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे धर्म। हड़प्पा सभ्यता की धर्म की विशेषताएँ। 9वां पॉइंट धर्म की विशेषताएँ। जैसे आज के डेट में हम लोग धार्मिक तौर पर बहुत सारा पर्व मनाते हैं, उसी तरह वहाँ के लोग भी धार्मिक की विशेषताएँ में बहुत योगदान था उन लोग का भी। जैसे हम लोग अभी पितृ सतात्मक यानी पिता की दर्जा, माता की तुलना में पिता की दर्जा अधिक है, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम हड़प्पा सभ्यता मातृ सतात्मक था। मातृ सतात्मक, समझे ना। जैसे आज के डेट में पिता की वैल्यू माता की अपेक्षा पिता की वैल्यू अधिक है, उसी तरह उस टाइम पिता की अपेक्षा माता की वैल्यू अधिक था, इसलिए इसे मातृ सतात्मक सभ्यता भी कहते हैं। तो और यहाँ के लोग जो है मातृ देवी की उपासना करते थे। 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 और मोहनजोदड़ो से 10 इंच की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुआ है। यहीं से मोहनजोदड़ो से 10 इंच की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुआ है। 10 इंच की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुआ है। तो ये लोग मातृ सतात्मक थे, मातृ देवी की उपासना करते थे और 10 इंच की कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है।
जो कि नटराज जो नटराज है, नटराज टाइप के मूर्ति था। और यहाँ के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को देवी के रूप में मानते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को देवी के रूप में मानते थे। आज भी हम लोग धरती को माता के रूप में मानते हैं, उसी तरह धरती के लोग धरती को देवी के रूप में मानते थे। और धरती के साथ साथ यहाँ वृक्ष पूजा भी होता था। आज भी हम लोग वृक्ष पूजा करते हैं, उसी तरह उस टाइम में भी वृक्ष पूजा होता था जैसे। और इसी के साथ साथ जो है शिव पूजा का भी प्रचलन था। वृक्ष पूजा के साथ साथ शिव पूजा का भी प्रचलन था। आज भी शिव चर्चा होता है, जो कि हमारे दादी लोग जाते हैं और वहाँ शिव की आराधना करते हैं। और आराधना के साथ साथ आप लोग भी समझते होंगे जो है आज के डेट में क्या हो रहा है, तब इधर का बात उधर, पूजा से ज़्यादा आज लोग इधर का बात उधर करते हैं। इसलिए जो है बोला गया है कि माता बहन लोग जो भी है इधर का बात उधर करने में बहुत आगे होता है। और यहाँ से साथ कुंवर वाले बैल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कुंवर वाले बैल, शिव पूजा के साथ साथ कुंवर वाले बैल। आज जैसे हम लोग जाते हैं मंदिर पूजा करने, शिव पूजा करने जाते हैं तो वहाँ नंदी बाबा, उसी तरह कुंवर वाले बैल का भी पूजा होता था। कुंवर वाले बैल का भी पूजा होता था। जैसे हम लोग आज जी रहे हैं उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में भी उस टाइम जी रहा था सभी लोग। अभी और उस टाइम में बस थोड़ा बहुत फ़र्क है, समझे ना। तो और एक चीज़ और, हड़प्पा सभ्यता में जो है स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन स्वास्तिक चिन्ह है, जो कि आज शुभ काम में हम लोग स्वास्तिक का उपयोग करते हैं, स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग करते हैं। और सूर्य की उपासना हम लोग आज भी सूर्य की उपासना, छठ पूजा में भी सूर्य की उपासना करते हैं। तो यहीं से इसी का हड़प्पा का ही देन है सूर्य की उपासना। बोल रहे हैं जैसे हम लोग आज जी रहे हैं उसी तरह उस टाइम में भी जी रहा था। लेकिन आज हम लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं, उस टाइम मंदिर का साक्ष्य कहीं भी नहीं मिला। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। तो देख रहे हैं कितना पॉइंट हो गया। मातृ सतात्मक था और मातृ देवी की उपासना लोग करते थे। 10 इंच का जो कांसे की मूर्ति है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। धरती को देवी मानकर पूजा करते थे। वृक्ष पूजा वहाँ होता था, जैसे नीम, पीपल, बरगद, यही सब जितना भी पीपल, ज़्यादा हम लोग पीपल का सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उसी तरह वहाँ भी वृक्ष पूजा होता था और शिव पूजा भी प्रचलन था। और उनके साथ साथ कुंवर वाले बैल का भी पूजा होता था। और स्वास्तिक चिन्ह की देन जो है हड़प्पा सभ्यता को मानते हैं, स्वास्तिक चिन्ह की देन। और सूर्य की उपासना, जैसे हम लोग छठ पूजा में हम लोग सूर्य की उपासना करते हैं। आज के डेट में मंदिर सभी जगह उपलब्ध है, लेकिन उस टाइम मंदिर का साक्ष्य कहीं भी नहीं मिला है। और मोहनजोदड़ो से एक मुहर पर योगी व्यक्ति का साक्ष्य मिला है। जैसे हमारे अभी योगी बाबा यूपी के सीएम है ना, उसी तरह हड़प्पा का जो है मोहनजोदड़ो स्थल से एक मुहर पर योगी का साक्ष्य, योगी मतलब सन्यासी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ से 3 मुखिया तथा 2 सिंह वाले पशुपति का साक्ष्य प्राप्त हुआ। 3 मुखिया प्लस 2 सिंह वाले पशुपति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो धर्म के बारे में इतना पढ़ना। तो ये हो गया, लिपि हो गया, व्यापार वाणिज्य हो गया और धर्म हो गया। अगला पॉइंट हम लोग नोट करेंगे। सभी जितना भी पॉइंट है सब एक जगह पढ़ा रहे हैं और इसमें सब आ जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता का अब अगला पॉइंट हम लोग हड़प्पा सभ्यता का समाज पढ़ेंगे। धर्म भी पढ़ लिए। 10वां पॉइंट समाज। हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? जैसे कि आप लोग आज जिस तरह जी रहे हैं, आप लोग का समाज जिस तरह था सेम उसी तरह हड़प्पा सभ्यता का भी समाज था।
तो हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। ये पॉइंट हम पहले ही कर चुके हैं। मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था, जो कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था और ये हड़प्पा सभ्यता को 4 वर्गों में बांटता था। जैसे समाज जो है इसको 4 वर्गों में बांटता था। योद्धा, योद्धा आप लोग समझ रहे होंगे, योद्धा जो तलवारबाजी करते थे, लड़ाई करते थे, योद्धा के रूप में उसे माने जाता था। और योद्धा के साथ साथ जो था व्यापारी। 4 वर्गों में बांटते हैं। तो फर्स्ट हो गया योद्धा। व्यापारी, व्यापारी वहां के लोग जो बिजनेस में, जैसे दुकानदार, बढ़ई, ये सब उस टाइम भी थे और व्यापार करते थे। व्यापारी लोग व्यापार करते थे। योद्धा का काम था लड़ाई करना, शासन करना, हड़पना, ये सब योद्धा का काम था। और व्यापारी श्रमिक वर्ग के लोग, श्रमिक यानी मजदूर वर्ग के लोग। अभी के डेट में भी बहुत सारे श्रमिक उपलब्ध है और उस टाइम भी श्रमिक जो है मजदूर वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग कार्य करते थे। कोई भी कार्य मजदूर वर्ग के लोग करते थे। मजदूर वर्ग हो गया तथा विद्वान, जिसे अभी हमारे समय में विद्वान तो कोई नहीं है, लेकिन विद्वान जिसे शास्त्र के अनुसार अभी पंडित जी हो गया, उसी तरह विद्वान उस टाइम भी थे जो कि शास्त्र का अध्ययन करते थे, बहुत सारे चीजों का विवरण बताते थे, उसे हम विद्वान कहते थे। तो 4 वर्गों में बांटे, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक और विद्वान। तो समाज में मातृसत्तात्मक था और योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, विद्वान 4 वर्गों में बांटा था। इस काल में मनोरंजन के लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं थे। जैसे आज मनोरंजन के लिए मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया। अब तो आजकल का डिजिटल जमाना में डिजिटल बच्चा हो गया, मोबाइल के बगैर खाना ही नहीं खाएगा। उसी तरह उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम था मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना। मछली पकड़ना, हम लोग के गांव में मछली आज भी पकड़ा जाता है। मछली पकड़ना, शिकार करना, मछली पकड़ना, शिकार करना। हम लोग तो गुल्ली डंडा भी खेले, गोली खेले, कंचा जिसे कहते हैं। लेकिन उस टाइम मछली पकड़ना और शिकार करना, मुर्गी लड़ाना, मुर्गी को लड़ाना, टाइम जो है काटने के लिए ये सब किया जाता था। मनोरंजन का साधन था। और उस टाइम के लोग, जैसे आज हम लोग बर्तन का उपयोग करते हैं, स्टील बर्तन, एल्युमिनियम बर्तन और इंडक्शन बर्तन। उस टाइम ये सब उपलब्ध नहीं था। उस टाइम जो है काले रंग का डिजाइन, जो है काले रंग से डिजाइन किया हुआ, काले रंग से डिजाइन किया हुआ लाल मिट्टी का बर्तन, लाल मिट्टी का बर्तन का उपयोग करते थे। काले रंग से डिजाइन किया हुआ लाल मिट्टी का बर्तन उपयोग करते थे। और उस टाइम ऐसा नहीं था, आज के डेट में शाकाहारी मांसाहारी दोनों है। उसी तरह उस टाइम भी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था। सभी अपने अपने जगह ठीक है। शाकाहारी और मांसाहारी, ऐसा बोलेगा सर हम शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, हम भी शाकाहारी है, लेकिन जो मांस खाते हैं ऐसा कुछ नहीं कि वो गलत है। सभी अपने अपने जगह ठीक है। तो इसी तरह शाकाहारी और मांसाहारी उस टाइम भी थे। सब तरह के लोग रह रहे थे। जिस तरह आज हम लोग जी रहे हैं उसी तरह वो लोग भी जी रहे थे। जैसे आज हम मृतकों को जलाते हैं या दफनाते हैं, उसी तरह वे लोग भी दोनों चीज करते थे, दफनाते थे तथा जलाते थे। हम लोग भी ले जाते हैं जलाने, तो वहां के लोग भी जलाते थे भी और दफनाते भी थे। जैसे आज हम लोग ये देख रहे हैं, ये क्या है, कॉटन है या जो भी है, उस तरह वे लोग भी सूती वस्त्र तथा ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र तथा ऊनी वस्त्र दोनों का प्रयोग करते थे। समझे ना, ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र दोनों का प्रयोग करते थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता में एक चीज और था। हड़प्पा सभ्यता इस काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। लिख लीजिएगा ये पॉइंट, ये है इस काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। पर्दा प्रथा का प्रचलन था। साथ में वेश्यावृत्ति भी था। साथ में वेश्यावृत्ति भी था।
वेश्यावृत्ति भी था। पर्दा प्रथा का प्रचलन, जैसे हम लोग अभी शादी ब्याह में ऑर्केस्ट्रा मंगा लेते हैं, और उसके बाद इसके साथ साथ वेश्यावृत्ति आप लोग समझते होंगे, तो वेश्यावृत्ति का भी था। पर्दा प्रथा में से जो है थिएटर हो गया, होम थिएटर हो गया, डांस चल रहा है, ऐसे वैसे चल रहा है, चाली आज गोली समियाना में, इस तरह का वो लोग भी करते थे। वो अपने भाषा में, जैसे आज की डेट में चलता है ऑर्केस्ट्रा, तो उसी तरह। तो समाज पढ़िए, अब हड़प्पा सभ्यता का पतन पढ़ लेंगे। अब इसको लास्ट पॉइंट जो है पतन, इसका विनाश कैसे हुआ, समझे ना। इसका विनाश कैसे हुआ, किस कारण हुआ, बहुत सारे वैज्ञानिक या बहुत सारे इतिहासकार अपने अपने मत सभी लोग रखे हैं, लेकिन सबसे प्रमुख मत किनका होगा ये देख लेते हैं। पतन, हड़प्पा सभ्यता का विनाश, 11वां पॉइंट लिख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता का विनाश। पतन थोड़ा सा लग रहा होगा अलग, लेकिन पतन जो है हड़प्पा सभ्यता का विनाश। ठीक है, तो अब हड़प्पा सभ्यता का विनाश या पतन पढ़ेंगे। जैसा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन होने के कारण बहुत सारे पॉइंट है, इसको हम समझते हैं कि किस तरह ये पतन हुआ। हड़प्पा सभ्यता में अलग अलग विद्वान का अलग अलग मत है। कोई कहता है कि बाढ़ आने से हुआ, तो कोई कहता है कि जलवायु में परिवर्तन, इस तरह का सब लोग बोलते हैं, कोई नदी सूख जाने से। इसलिए सभी विद्वान का एक मत नहीं है। तो कुछ विद्वान जो है, व्हीलर नामक विद्वान जो है, व्हीलर नामक विद्वान विदेशी आक्रमण, हड़प्पा सभ्यता के ऊपर विदेशी आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। कारण व्हीलर माना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो हुआ है वो विदेशी आक्रमण के होने के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश या पतन हुआ है, व्हीलर। लेकिन भारतीय इतिहासकार इससे सहमत नहीं है, और भारतीय इतिहासकार का कहना या मानना है कि जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु नदी के किनारे बसा था, और सिंधु नदी में बाढ़ आने से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। सिंधु नदी में बाढ़ आने से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। लेकिन व्हीलर का मानना है कि विदेशी आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है, और भारतीय इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु नदी में बाढ़ आने से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। इसके अलावे बहुत सारे विद्वान यह भी मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है, तो कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि नदियों का मार्ग बदल देना, जैसे सिंधु नदी में जल आ रहा है, और वही जो जिस तरह से आ रहा है, लेकिन अब अगला बार जो है मार्ग बदल लेगा, इधर से इधर चल जाएगा, नदियों का मार्ग बदल देना। तो कई इतिहासकार कहते हैं भूकंप के कारण। नाम उतना सब इतिहासकार का याद रखिएगा, तो आप तो इसी में बस इतना ही टॉपिक याद करने में व्यस्त रह जाइएगा, इसलिए नाम से मतलब नहीं। क्या कारण हो सकता है, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, हड़प्पा सभ्यता का विनाश या पतन किस कारण से हुआ है। तो सर एक दो का नाम लिख देना है, उसके बाद बाकी सारा पॉइंट बना कर लिखना। नदियों का मार्ग बदल देना, या नदियों का सूख जाना, नदी सूख जाना, और सारे कई पॉइंट हो सकते हैं, इत्यादि बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो आपका जो समझ में आए किस कारण हुआ है, आप वो लिख सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है विदेशी आक्रमण से, व्हीलर के द्वारा माना गया है। भारतीय इतिहासकार ऐसा माना है कि सिंधु नदी में बाढ़ आने से हुआ है। तो कई इतिहासकार ये भी मान सकते हैं कि जलवायु में परिवर्तन के कारण हुआ है, क्लाइमेट चेंज हो जाना, एकाएक गर्मी पड़ना, एकाएक सूख जाना, और नदी का मार्ग बदल लेना, भूकंप आना, यही सब पॉइंट था। और हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा कर ले। विशाल मेरा नोट्स दीजिएगा, यूपीएससी नोट्स। जैसा कि हम बात किए थे 6 से लेकर 12 तक दिखाए थे भी आपको, फिर आज हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मेरा नाम हुआ ये, और ये 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी बेस है, पूरा इतिहास ही है। तो इसी में पूरा इतिहास जितना था हम सब पढ़ा दिया, और यही नोट्स हम आपको देने वाले हैं। इसमें पूरा पॉइंट बाय पॉइंट, जैसे राजनीतिक विस्तार हुआ एक जगह पढ़ा दिए, प्रमुख स्थल हुआ था एक जगह सबको पढ़ा दिया था, और एक ही पॉइंट पर सबका फैक्ट सिर्फ अलग अलग था, लेकिन एक ही पॉइंट जैसा सभी का पॉइंट था।
प्रमुख विशेषताएं हो गया, तो भवन निर्माण एक जगह हम करवा दिए, आर्थिक विशेषताएं एक जगह करवा दिए, पशुपालन एक जगह करवा दिए, और मुहर लिपि सभी एक जगह करवा दिए। और ये देख रहे होंगे ये टूटा हुआ है, इसमें पेज कम पड़ गया था, तो स्पाइरल खोलकर इसमें पेज ऐड किए, उसके बाद फिर स्पाइरल लगाए तो ये टूट गया, देख रहे होंगे। तो यही हम जितना हम पढ़े आपको हम पूरा सब चीज बता दिए हैं। और इससे बाहर हड़प्पा सभ्यता का एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। जैसे देखिए हड़प्पा सभ्यता का समाज, आप लोग देख रहे होंगे हड़प्पा सभ्यता का समाज, तो इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था, क्योंकि महिलाओं को इस काल में आजादी प्रदान किया था। नोट्स में आपको पूरा लिखा हुआ है, यहाँ हम सिर्फ पॉइंट समझाएं, समझे ना। नोट्स में पूरा डिटेल्स मिलेगा आपको। इसी तरह लिखना, हड़प्पा सभ्यता का समाज उचित समतावादी था। इस तरह हड़प्पा सभ्यता को समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, योद्धा, श्रमिक, व्यापारी, विद्वान। इस सभ्यता में पर्दा प्रथा की व्यवस्था थी, प्रचलन थी, वेश्यावृत्ति की भी थी। इसी तरह और बहुत सारे आएगा। हड़प्पा सभ्यता में नाला निर्माण एवं जल निकासी प्रणाली की विस्तार पूर्वक चर्चा करें। तो इस तरह आपको लिखना है, समझे ना। हम आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे। तो हड़प्पा सभ्यता हम यही अंत करते हैं, और इसी से ऑब्जेक्टिव बनेगा। आप ये भी बोलिएगा ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं दिखाते। तब हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी, तो ये ऑब्जेक्टिव हम दिखाएं। लिखो बाबू ऐसे पॉइंट बनाकर, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया, एक पॉइंट ये हो गया। हड़प्पा सभ्यता कब खोजा गया, एक पॉइंट ये हो गया। हड़प्पा सभ्यता हो गया, मोहनजोदड़ो। इस तरह से इतना पॉइंट बनाइएगा तो आप लोग बहुत सारा पॉइंट बनाते रह जाइएगा। इसलिए हम जितना पढ़ाएं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस यही पढ़िए और रिजल्ट पाइए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।